हेलो स्टूडेंट, कॉमर्स वाणिज्य के आज इस वीडियो में हम अकाउंट के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पार्टनरशिप के बारे में चर्चा करेंगे। और इस चैप्टर में हम पार्टनरशिप या साझेदार या साझेदारी के अर्थ, साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड, इसके अलावा जनरल एंट्री, महत्वपूर्ण पंजी प्रविष्टियाँ, साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता, पूंजी खाता और चालू खाते से संबंधित व्यवहारों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं कोमल ध्रुवंशी इस वीडियो को लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। बच्चों, इस वीडियो को आप प्रारंभ से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि जो पार्टनरशिप के बेसिक टर्म्स हैं वो इसमें मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं अपने इस वीडियो। स्टूडेंट, जो साझेदारी लेखे है, इस वीडियो में हम उसके सामान्य साझेदारी के संबंध में पढ़ेंगे। यूँ तो जब हम साझेदारी को आगे पढ़ेंगे तो उसमें नए साझेदार के प्रवेश, निवृत्ति, अवकाश ग्रहण, मृत्यु और साझेदारी के समापन के संबंध में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम साझेदारी के सामान्य रूप को समझने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि जो व्यापार का स्वरूप होता है, इसमें एक प्रकार का व्यापार होता है एकाकी व्यापार, जिसमें व्यापार का स्वामी केवल एक व्यक्ति होता है और वही व्यापार के समस्त क्रियाओं का संचालन करता है। चूंकि वह स्वयं में अकेला होता है, उसके जोखिम उठाने की शक्ति सीमित होती है और वह सभी कार्यों को भली भांति पूरी तरीके से करने में सक्षम नहीं होता। चूंकि वह अकेला होता है, इसलिए इसी दोष के कारण ही हम साझेदारी के संगठन के जन्म को देखते हैं। तो स्पष्ट है, एकाकी व्यापार से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साझेदारी संगठन का जन्म हुआ है। साझेदारी लेखे के अंतर्गत साझेदारी की परिभाषा महत्वपूर्ण हो जाती है। स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना होगा कि जो साझेदारी है, इससे संबंधित समस्त लेखों को करने के लिए भारतीय साझेदारी अधिनियम सन 1932 का जन्म हुआ था और इसी अधिनियम की धारा 4 के अनुसार साझेदारी लेखे को परिभाषित किया गया है। स्टूडेंट, कभी कभी आपको परिभाषाएं भी पूछ दी जाती है, इसलिए कम से कम भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 की परिभाषा आपको याद कर लेनी है, जो आपकी पुस्तकों में भी मिलेंगी। साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे व्यापार के लाभ को परस्पर बांटने का समझौता किया हो जो उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है। इस परिभाषा में जिन शब्दों को मैंने उल्लेखित किया है, पारस्परिक संबंध, इसी प्रकार लाभ को परस्पर बांटना और संचालन सबके द्वारा या किसी एक के द्वारा, इसको आप उल्लेखित करेंगे तो ये परिभाषा आपको आसानी से याद हो जाएगी। इसी परिभाषा से मिलती जुलती परिभाषा H.L. हैने ने भी दी है। तो अगर आप इस परिभाषा को ध्यानपूर्वक आप देखेंगे तो हैने की परिभाषा भी इससे मिलती जुलती है, इसलिए आपको याद करने में आसान हो जाएगा। खासकर जब साझेदारी लेखे के थ्योरिकल पोर्शन निबंधात्मक प्रकार के पूछे जाते हैं तो आपको ये परिभाषा लिखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं साझेदारी की विशेषताएं या उनके लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहला लक्षण होता है एक से अधिक व्यक्ति होना। इसके पहले हमने चर्चा किया था कि एकाकी व्यापार में केवल एक व्यक्ति होता है, जबकि साझेदारी जो बनती है स्वाभाविक है वो एक से अधिक व्यक्तियों की होती है। इसके संबंध में बहुत महत्वपूर्ण नियम यह है कि साझेदारी संगठन में कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं। अगर आप बैंक के प्रकृति का आप कोई व्यवसाय पार्टनरशिप में खोलना चाहते हैं तो बैंकिंग में अधिकतम सदस्यों की संख्या होगी 10। इसके अलावा ऐसे समस्त व्यवसाय जो बैंक से संबंधित ना हो और उन्हें हम प्रारंभ करना चाहेंगे तो कम से कम संख्या होगी 2 और अधिक से अधिक संख्या होगी 20। तो इसको आप कंठस्थ कर लेंगे। बैंकिंग व्यवसाय में कम से कम साझेदारों की संख्या 2 और अधिकतम 10,
और सामान्य साझेदारी में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 20 साझेदारों की संख्या होनी चाहिए। अगली विशेषता के रूप में व्यवसाय का होना। हम जो भी पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं उसके लिए किसी भी कारोबार या व्यवसाय का होना अति आवश्यक है। अगर हम केवल सामान्य कार्य को करें जिसका कारोबार से संबंध न हो तो यह व्यवसाय का रूप ग्रहण नहीं करेगा। इसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण है साझेदारों के बीच समझौता हो, अर्थात जब हम साझेदारी प्रारंभ करते हैं तो व्यवसाय को किस प्रकार चलाया जाए, ये एक प्रकार से 2 साझेदारों के बीच एग्रीमेंट होता है। स्पष्ट है, साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है, अतः आवश्यक है कि साझेदारों के बीच समझौता हो, एग्रीमेंट हो। समझौता जो है वो लिखित भी हो सकता है अथवा मौखिक भी हो सकता है, किंतु भविष्य में अगर पार्टनर्स के बीच मतभेद हुए तो उस स्थिति में मौखिक अनुबंध आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगा। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि साझेदारी संलेख लिखित हो। आगे बढ़ते हैं और हम अब देखते हैं कि साझेदारी संलेख या पार्टनरशिप डीड ये क्या होता है। साझेदारी संलेख फर्म के साझेदारों के मध्य किया गया एक ऐसा अनुबंध या समझौता है जिसमें साझेदारी के व्यापार को चलाने की शर्त और नियम का उल्लेख होता है। भाई सीधी सी बात है, अगर हम भविष्य में पार्टनरशिप को जारी करना चाहें तो उसके संचालन के लिए बहुत सारे शर्त, बहुत सारे नियमों का निर्धारण हमको करना होगा। तो इसी नियम और शर्त का निर्धारण करना जो कि लिखित रूप में होता है, जो कि साझेदारों के बीच समझौते के रूप में होता है, यही कहलाता है साझेदारी संलेख। इसमें देखते हैं महत्वपूर्ण रूप से क्या होता है। जैसे फर्म का नाम होता है। स्टूडेंट एक चीज मैं बता दूं, फर्म किसे कहते हैं ये आपसे पूछा जाता है, अर्थात पार्टनर्स ने व्यवसाय का जो नाम रखा है वही अपने आप में फर्म कहलाता है। अब आगे देखें इसमें क्या क्या उल्लेखित होता है। साझेदारी संलेख में फर्म का नाम और पता होता है। इसके अलावा जो साझेदार हैं उनके नाम और पते का उल्लेख होता है। इसी प्रकार व्यवसाय का स्वरूप, क्षेत्र, साझेदारी की अवधि कितने अवधि की रहेगी, इसके अलावा कौन सा साझेदार फर्म में कितनी पूंजी लगाएगा, उसका फर्म में हिस्सा क्या होगा, इसी प्रकार पूंजी लेखे की रखने की विधि क्या होगी। आगे हम देखेंगे तो पूंजी रखने की 2 विधि होगी जिसका विस्तार से हम उल्लेख करेंगे। इसके अलावा लाभ हानि कैसे बांटी जाएगी, साझेदारों के द्वारा ऋण लेना या देना इसकी क्या शर्तें रहेंगी, ये भी साझेदारी संलेख में उल्लेखित होगा। इसके अलावा साझेदार फर्म से कोई राशि आहरण के रूप में ले सकता है और अगर लेगा तो उस पर ब्याज की राशि क्या होगी। इसी प्रकार पार्टनर्स अगर कोई कार्य करते हैं तो उन्हें कमीशन या वेतन मिलेगा क्या, इसका उल्लेख भी साझेदारी संलेख में होता है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो साझेदारी खातों के अंकेक्षण, नए साझेदार के प्रवेश, उनके रिटायरमेंट आदि के नियम, अगर किसी पार्टनर्स की मृत्यु होती है तो उसकी प्रक्रिया और उसके उत्तराधिकारी को क्या दिया जाना है, ये सारी चीजों का उल्लेख हम साझेदारी संलेख में देखते हैं। तो अपने आप में साझेदारी संलेख बहुत ही महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। इसको बनाने के बाद पार्टनर्स उसमें हस्ताक्षर करते हैं ताकि भविष्य में किसी प्रकार के लेन देन में अगर कोई मतभेद हो तो ये एक प्रकार की प्रूफ का काम करता है, जिसके कारण हम अपने मतभेदों का निपटारा कोर्ट के माध्यम से कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं जब पार्टनरशिप के अकाउंट का पोर्शन चालू होगा तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई संलेख बनाया है या कोई शर्तें आपने तय की हैं तो उस शर्तों के हिसाब से आपको प्रश्न हल करने होंगे। लेकिन अगर सवाल में ये कहा है कि हमने साझेदारी संलेख नहीं बनाया है तो स्टूडेंट उस समय आपको ध्यान देना है जब साझेदारी संलेख के अभाव में नियम लागू होते हैं उसमें भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 12 से लेकर 17 तक में
कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला प्रावधान, लाभ हानि कैसे बांटी जाएगी। देखिए स्टूडेंट, आपने लाभ हानि बांटने का कोई नियम नहीं बनाया है, तो आपको भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के नियम को मानना अनिवार्य हो जाएगा। ये नियम ये कहता है कि समस्त साझेदारों के मध्य व्यवसाय की लाभ या हानि समान विभाजित की जाएगी। इसका मतलब ये निकला कि जितने भी पार्टनर हैं वो लाभ या हानि को कैसे बांटेंगे, इक्वल, बराबर बराबर। स्पष्ट है। दूसरा महत्वपूर्ण नियम है पूंजी पर ब्याज। प्रत्येक साझेदार को उनकी लगाई गई पूंजी पर लाभ में तो हिस्सा मिलता ही है, कुछ प्रतिशत की दर से उनको पूंजी पर ब्याज भी दिया जाता है। अगर आपने संलेख नहीं बनाया है तो भारतीय साझेदारी अधिनियम कहता है कि किसी भी पार्टनर को पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखेंगे, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, चाहे पूंजी असमान क्यों ना हो। असमान का मतलब होता है कि जैसे दो पार्टनर हैं ए और बी, अगर ए ने लगाया है 10 लाख रुपए और बी ने लगाया है मात्र 2000 रुपए, तो सामान्यतः देखने में क्या लगता है कि भाई ए ने ज्यादा पैसा लगाया है पूंजी के रूप में, तो इसे पूंजी पर ब्याज ज्यादा मिलना चाहिए, और इसने पूंजी कम लगाई है इसलिए इसको पूंजी पर ब्याज कम मिलना चाहिए। लेकिन अगर आपने नियम बनाया ही नहीं है तो आपको पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण नियम है आहरण पर ब्याज। साझेदारों से उनके आहरण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। स्पष्ट है। अगर पार्टनर्स फर्म से कोई राशि आहरण के रूप में निकालते हैं तो सामान्यतः क्या होता है कि जो पार्टनर्स आहरण करते हैं इन पर ब्याज फर्म लेती है, किंतु हमने अगर नियम नहीं बनाया है तो आहरण पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लिया जा सकेगा। एकदम स्पष्ट है। लाभ हानि कैसे करेंगे हम? लाभ हानि हम बांटेंगे इक्वल, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा चौथा महत्वपूर्ण नियम है सक्रिय साझेदार को पारिश्रमिक। स्टूडेंट, होता क्या है, जैसे पार्टनरशिप में 3 पार्टनर हैं और एक पार्टनर जो है वो महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे लेखा का कार्य करता है या उधार वसूली का कार्य करता है, तो सामान्यतः वह क्या इच्छा रखता है कि भाई मुझे ऐसे कार्य के लिए अलग से पारिश्रमिक दिया जाए। चूंकि आपने साझेदारी संलेख बनाया नहीं है तो नियम क्या कहता है कि अगर कोई साझेदार फर्म में सक्रिय हो अर्थात वो अतिरिक्त कार्य कर रहा हो तो उस कार्य के बदले में वेतन, कमीशन या पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब ये निकला कि किसी भी पार्टनर को आपको किसी भी प्रकार का वेतन, कमीशन या पारिश्रमिक नहीं देना है। पांचवा महत्वपूर्ण नियम अतिरिक्त पूंजी अथवा ऋण पर ब्याज। इसका नियम कहता है कि यदि किसी साझेदार ने अपने भाग से अधिक पूंजी लगाया है या फर्म को ऋण प्रदान करता है तो उसे ऐसे ऋण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकार होगा। स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके पहले मैंने जो 4 नियम बनाए उसमें किसी भी प्रकार का आंकड़ा नहीं था, डेटा नहीं था, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर कोई पार्टनर अपनी पूंजी से अधिक पूंजी लगाता है या आवश्यकता पड़ने पर वह फर्म को ऋण देता है तो इस ऋण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकार होगा। अब स्टूडेंट यहाँ ध्यान रखेंगे, बहुत सारे प्रश्न ऐसे आएंगे जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया है और नीचे में यहाँ पर दिया होगा कि किसी पार्टनर ने ऋण दिया है, तो आपको ये नियम ध्यान होना चाहिए कि अगर उसने कोई ऋण दिया है तो उसे ऐसे ऋण पर
6% की दर से ब्याज प्राप्त होगा। आगे हम देखते हैं साझेदारी के महत्वपूर्ण खाते। ऐसे कौन कौन से खाते हैं जो हमको अभी बनाने पड़ेंगे। स्टूडेंट, मैं बता दूं कि 12th में जो अकाउंट है पार्टनरशिप का, इसमें आपको पूरे अकाउंट नहीं बनाने होते, जो आवश्यक है हम उन्हीं अकाउंट को बनाते हैं। तो देखिए ये प्रारंभ कहाँ से होता है। सबसे पहले पार्टनरशिप में सबसे पहला खाता बनता है व्यापार खाता, जो ठीक उसी प्रकार से बनता है जैसा कि हमने इसके पहले कक्षा 11वीं में पढ़ा था। इसके बाद हम बनाते हैं लाभ हानि खाता। ये लाभ हानि खाता भी वैसा ही बनता है जैसे कि हमने कक्षा 11वीं में पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इस वर्ष जो हमको पढ़ना है वो अतिरिक्त खाता है लाभ हानि नियोजन खाता, या इसी को हम कहते हैं लाभ हानि वितरण खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टूडेंट ध्यान देंगे, व्यापार खाता आपको नहीं बनाना है, लाभ हानि खाता आपको नहीं बनाना है। चूंकि मुझे ये समझाना जरूरी था कि खाते किस प्रक्रिया में बनते हैं, इसलिए मैंने इसको इस रूप में बनाया। सबसे पहले व्यापार खाता बनता है। व्यापार खाते का परिणाम चाहे सकल लाभ हो या सकल हानि हो, हमने कक्षा 11वीं में पढ़ा था कि व्यापार खाते का परिणाम लाभ हानि खाते में जाएगा। इसी प्रकार लाभ हानि खाते का परिणाम लाभ हानि नियोजन खाते में जाएगा। अब लाभ हानि नियोजन खाता क्या होता है, ये क्यों बनाया जाता है, इसके बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा जो पार्टनर्स के खाते होते हैं ये हम पढ़ेंगे। पार्टनर्स के खाते अलग अलग निर्देश पर अलग अलग प्रकार से बनाए जाते हैं, किंतु सामान्यतः हम पार्टनर्स के पूंजी खातों का निर्माण करेंगे। आवश्यक पड़ने पर हम साझेदार का चालू खाता भी बनाएंगे। अगर पार्टनर्स ने फर्म को ऋण दिया है तो हम पार्टनर्स का ऋण अकाउंट भी खोलेंगे, और इन सब के होने के बाद वर्ष के अंत में हम आर्थिक चिट्ठा या बैलेंस शीट बनाएंगे, जो बेसिक वैसा ही बनता है जैसे कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। फर्क कितना आ जाता है कि यहाँ पर अलग अलग पार्टनर्स के अलग अलग आंकड़े हमको लेने होते हैं। तो जब हम प्रैक्टिकल पोर्शन में पढ़ेंगे तो इसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे हम देखते हैं पार्टनर्स के खाते किस प्रकार के होते हैं और इनको हम कितने भागों में बांटते हैं। स्टूडेंट, अगर आपके प्रश्न में दिया हो पूंजी स्थायी हो या अचल हो, इफ कैपिटल इज फिक्स्ड, इसका अर्थ समझिए। पूरे पार्टनरशिप में हम बहुत सारे व्यवहार करते हैं जिसका संबंध पार्टनर से होता है, लेकिन अगर उसने कह दिया कि पूंजी स्थायी है, पूंजी स्थायी है का मतलब ये निकला कि उन्होंने प्रारंभ में जो पूंजी लगाई थी वो पूंजी वैसी ही होनी चाहिए, अर्थात उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम पूंजी को दो खातों के रूप में बांटते हैं। पहला खाता होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या साझेदार का पूंजी खाता, जिसके अंतर्गत हम पार्टनर्स ने जो पूंजी प्रारंभ में लगाई है हम उसका लेखा करते हैं। साथ ही कभी कभी क्या होता है कि कोई पार्टनर वर्ष के मध्य में भी पूंजी लगाता है, तो हम उसका भी लेखा यहाँ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर शुरू में पूंजी लगाई 100 रुपए की, बाद में मैंने पूंजी लगाई 50 रुपए की, तो टोटल पूंजी कितने की हो गई, 150 रुपए की। अब यहाँ पर क्या कहा है कि पूंजी हमको स्थायी रखना है, तो स्थायी कब होगा, 150 का 150 कब होगा, जब हम इसमें और कोई भी दूसरे प्रकार का व्यवहार नहीं लिखेंगे। तो भाई जब हम दूसरे प्रकार का व्यवहार नहीं लिखेंगे जिसका संबंध पार्टनर से होगा तो पूंजी खाता गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, और अलग व्यवहार जो पार्टनर से संबंधित होते हैं उनको हम पूंजी खाते में न लिखकर कहाँ लिखेंगे, साझेदार के चालू खाते में, जिसे हम पार्टनर्स करंट अकाउंट भी कहते हैं। स्पष्ट है। प्रारंभ में लगाई गई पूंजी और वर्ष के मध्य में लगाई गई पूंजी अगर दी गई हो तो दोनों को लिखेंगे हम पूंजी खाते में। इसके अलावा पार्टनर से संबंधित और जितने भी व्यवहार हैं ये हम कहाँ लिखेंगे,
साझेदार के चालू खाते में। जैसे कि इसमें हम लिखेंगे पूंजी पर ब्याज जो पार्टनर्स को मिलते हैं, इसके अलावा आहरण जो पार्टनर्स करते हैं और ऐसे आहरण पर जो ब्याज उन्हें देना पड़ता है, इसकी एंट्री भी हम चालू खाते में करेंगे। इसके अलावा अगर पार्टनर्स को कोई पारिश्रमिक, वेतन या कमीशन मिलता है तो उसका भी हम उल्लेख चालू खाते में करेंगे। साथ ही अगर लाभ हानि नियोजन से कोई लाभ या हानि होती है तो भी उसका लेखा हम चालू खाते में करेंगे। स्टूडेंट्स को ध्यान से देख लेंगे। अगर पूंजी स्थायी है तो कितने खाते बनेंगे? 2। पहला बनेगा पूंजी खाता, दूसरा बनेगा चालू खाता। पूंजी खाते में कितनी मद लिखी जाएगी? केवल 2। पहला व्यापार के प्रारंभ में लगाई गई पूंजी और व्यापार के मध्य में लगाई गई पूंजी। इसके अलावा इस खाते में कुछ भी नहीं लिखना है। दूसरा खाता होगा साझेदार का चालू खाता, जिसमें क्या लिखेंगे हम? पूंजी पर ब्याज, आहरण, आहरण पर ब्याज और अन्य मदें। तो जब हम इसका प्रैक्टिकल पोर्शन बनाएंगे तो आपको और ज्यादा बेहतरीन तरीके से हम बताने की कोशिश करेंगे। दूसरी स्थिति, अगर साझेदार का खाता अस्थायी हो या चल हो, इफ कैपिटल इज वेरिएबल, अगर यह कह रहा है कि पूंजी आपको स्थायी नहीं रखनी है तो इसका अर्थ ये निकला कि आपको अब 2 खाते बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे? आप केवल एक खाता बनाएंगे जो कहलाएगा साझेदार का पूंजी खाता। तो अब करना क्या है? चूंकि पूंजी खाता और चालू खाता अलग अलग नहीं बन रहा है, इसलिए क्या करेंगे हम? पूंजी खाता और चालू खाते में जितने भी मदें आती हैं वो एक साथ किस खाते में हम लिख देंगे? साझेदार के पूंजी खाते में। जैसे क्या क्या आ जाएगा इसमें? व्यापार में नियोजित पूंजी। दूसरा क्या आ जाएगा? व्यापार के मध्य में लगाई गई पूंजी। इसके अलावा पूंजी पर ब्याज, आहरण, आहरण पर ब्याज, साझेदारों को पारिश्रमिक, वेतन, कमीशन का लाभ और लाभ हानि नियोजन से लाभ या हानि। स्पष्ट है? पूंजी स्थायी होगी तो 2 खाते बनेंगे और पूंजी अस्थायी होगी तो केवल एक खाता बनाया जाएगा। स्टूडेंट यहाँ ध्यान रखेंगे, अगर प्रश्न में ये नहीं दिया है कि पूंजी स्थायी है या अस्थायी, तो हम ये मानकर चलेंगे कि हमारी पूंजी अस्थायी है और केवल हमको पूंजी खाते ही बनाने हैं। अब हम देखते हैं साझेदारी के संबंध में जो व्यवहार किए जाते हैं, इनकी जनरल एंट्री क्या होती है और इस जनरल एंट्री के आधार पर व्यवसाय से संबंधित जो खाते होंगे उनमें एंट्री कहाँ होगी और क्यों होगी। स्टूडेंट्स को ध्यान रखेंगे, अगर ये बेस आपका क्लियर है तो किसी भी खाते को बनाने में आप गलती नहीं करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहला एंट्री होता है पूंजी का लेखा। मैंने ये मान के ये जनरल एंट्री की है कि पार्टनरशिप अभी स्टार्ट हो रही है और पार्टनर्स ने क्या किया है? संपत्ति, स्टॉक या रोकड़ लगाकर व्यापार प्रारंभ किया है। तो डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से नियम कहता है संपत्ति, स्कंद या रोकड़ के व्यापार में आने से हम इसे डेबिट करेंगे और देने वाले कौन है? पार्टनर्स, इसलिए साझेदारों का पूंजी खाता क्रेडिट होगा। स्पष्ट है? ये हो जाएगा एसेट्स, स्टॉक और कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान रखेंगे, यहां पर संपत्ति, स्कंद और रोकड़ खाते ये भी बनाए जाते हैं, लेकिन 12वीं की स्टैंडर्ड में ये खाते ना पूछकर हमें साझेदारों का पूंजी खाता ये पूछा जाता है। तो हम देखें इस जनरल एंट्री का पूंजी खातों में कैसे प्रविष्टि की जाएगी। फिर से बता दूं, संपत्ति, स्कंद या रोकड़ खाता विकलन हुआ है और साझेदारों का पूंजी खाता समाकलन हुआ है। अब हम देखें, ये मैंने साझेदारों का पूंजी खाता बनाकर रखा है। स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से पूंजी खाते का प्रारूप ये होता है। यहां पर मैंने ये मानकर ये खाता बनाया है कि हमारे पास कितने पार्टनर्स हैं? 2 पार्टनर, जिसमें एक ए है, दूसरा बी है। तो ध्यान देंगे,
प्रारूप आपका क्या होगा, सबसे पहला कॉलम होगा तिथि का, विवरण, खाता पृष्ठांक, यहाँ पर ए बी, ए और बी का तात्पर्य है कि ए से संबंधित मदों का लेखा हम यहाँ करेंगे नीचे, और बी से संबंधित मदों का लेखा हम बी के नीचे करेंगे। इसी प्रकार ये डेबिट पक्ष है और इसी प्रकार यहाँ पर दाहिने ओर क्रेडिट या समाकलन पक्ष होगा। स्टूडेंट, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल बनाने की बात करते हैं तो वहां देखने में आता है कि तिथि का कॉलम और खाता पृष्ठांक का कॉलम नहीं बनाया जाता, जो नियम से गलत तो है, किंतु जब हम प्रैक्टिकल बनाएंगे तो आप देखेंगे कि विभिन्न पुस्तकों में ये दो कॉलम नहीं बनाए जाते। तो जैसा आप उचित समझें वैसा आप बना सकते हैं। चूंकि जो 12वीं का हमको आंसर शीट मिलता है इसमें स्पेस ज़्यादा नहीं होता, इसलिए अगर आप चाहें तो केवल विवरण पार्टनर ए, पार्टनर बी, विवरण पार्टनर ए, पार्टनर बी बनाकर ही आप साझेदारों का पूंजी खाता बना सकते हैं। अभी जो हमने जर्नल एंट्री की उसकी अगर हम लेजर में एंट्री करेंगे तो इसकी एंट्री होगी, साझेदारों का पूंजी खाता सेव हुआ था, इसलिए साझेदारों के पूंजी खाते के समाकलन में संपत्ति खाता को, स्टॉक खाता को, रोकड़ खाता को आदि लिखा जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर ए ने संपत्ति 1 लाख की लगाई थी तो यहाँ पर हम 1 लाख उल्लेखित करेंगे, अगर बी ने 2 लाख लगाई है तो यहाँ पर हम 2 लाख उल्लेखित करेंगे। तो स्पष्ट है कि संपत्ति की जो राशि ए से संबंधित होगी वो ए के कॉलम में लिखी जाएगी और संपत्ति की जो राशि बी से संबंधित होगी वो बी के कॉलम में लिखी जाएगी। यही काम हम स्टॉक और रोकड़ के लिए भी करेंगे। ये तब की एंट्री है जब आपका पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ है और अभी अभी आपने व्यापार को प्रारंभ किया है। कभी कभी सवालों में आपका पार्टनरशिप पुराना होता है तो उस स्थिति में ये व्यवहार नहीं आएंगे, बल्कि क्या होगा, गत वर्ष का जो शेष है, चाहे वो क्रेडिट शेष हो चाहे वो डेबिट शेष हो, वो साझेदारों के पूंजी खाते में नीचे उतारे जाएंगे, जो शेष नीचे लाया गया के रूप में यहाँ पर आएगा। अगर आपके सवाल में साझेदारों को क्रेडिट शेष दिया है तो वो क्रेडिट की ओर आएगा, और अगर वो डेबिट शेष के रूप में बताया गया है तो वो डेबिट की ओर आएगा। अगली एंट्री है साझेदार की पूंजी पर ब्याज। साझेदार की पूंजी पर ब्याज वास्तव में फर्म के द्वारा साझेदारों को दिया जाता है, जो एक प्रकार के व्यय की भांति होता है। तो दोहरा खाता प्रणाली के नियम के अनुरूप पूंजी पर ब्याज को व्यय मानकर हम विकलन करेंगे, और पूंजी पर ब्याज चूंकि साझेदार की पूंजी को बढ़ाता है, इसलिए दायित्व के रूप में साझेदारों के पूंजी खाते या चालू खाते बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर साझेदारों का पूंजी खाता या चालू खाता हम से करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, मैंने पूंजी खाता और चालू खाता दोनों से किया है। पूंजी खाता कब से होगा, जब साझेदारों की पूंजी अस्थायी हो, लेकिन अगर साझेदारों की पूंजी स्थायी होगी तो पूंजी खाते के स्थान पर हम चालू खाता से करेंगे, क्योंकि उस स्थिति में पूंजी पर ब्याज चालू खाते में लिखा जाता है। तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल आर करंट अकाउंट। यहाँ पर ध्यान देंगे, पूंजी पर ब्याज खाता विकलन हुआ है और साझेदारों के पूंजी या चालू खाते से हुए हैं, तो इसकी एंट्री साझेदारों के पूंजी या चालू खाते में पूछी जाती है। आगे हम देखें, साझेदारों का पूंजी खाता यह हमने बना रखा है, और यहाँ पर स्टूडेंट को मैं बता दूं कि ये क्रेडिट पक्ष है। क्रेडिट पक्ष की ओर जो भी आएगा वो पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाता है, और डेबिट की ओर जो भी आएगा वो पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा या घटा देगा। तो इसे आप चाहे तो शॉर्टकट के रूप में भी समझ सकते हैं, या इसे आप चाहे तो जनरल एंट्री के रूप में भी समझ सकते हैं। तो ये आपने एंट्री कर रखी है। अब अभी मैंने क्या कहा कि पूंजी पर ब्याज साझेदारों की पूंजी को बढ़ाता है, तो पूंजी पर ब्याज की एंट्री कहाँ हो जाएगी, पूंजी खाते के समाकलन में पूंजी पर ब्याज खाता को ए की पूंजी पर ब्याज ए के कॉलम में, बी पर पूंजी की ब्याज बी के कॉलम में।
पूंजी पर ब्याज की गणना कैसे की जाती है, ये हम जब प्रैक्टिकल पोर्शन पढ़ेंगे उस समय हम देखेंगे। स्पष्ट है, पूंजी पर ब्याज साझेदारों के पूंजी खाते या चालू खाते के समाकलन की ओर आएगा। आगे बढ़ते हैं। पूंजी पर ब्याज चूंकि व्यय होता है और इस व्यय की पूर्ति हम लाभ हानि वितरण खाते से करते हैं, तो यहाँ पर पूंजी पर ब्याज की राशि को लाभ हानि वितरण खाते में हम ट्रांसफर करेंगे। तो उसकी एंट्री क्या होगी, पूंजी पर ब्याज खाता यहाँ पर जो आपने विकलन किया है ये क्लोज होते समय क्रेडिट हो जाएगा और लाभ हानि वितरण खाता ये हो जाएगा आपका विकलन। तो जनरल एंट्री हो जाएगी लाभ हानि वितरण खाता विकलन पूंजी पर ब्याज खाता से। तो इसका फर्क कहाँ पड़ेगा, फिर से बता दूं कि हमें या तो पूंजी खाता या चालू खाता पूछा जाएगा या लाभ हानि वितरण खाता पूछा जाएगा। तो इस जनरल एंट्री का इफेक्ट कहां पड़ेगा, लाभ हानि वितरण खाते के डेबिट पक्ष में। देखें, लाभ हानि वितरण खाता, स्टूडेंट पहले हम इसके बारे में चर्चा कर लें। लाभ हानि वितरण खाता होता क्या है, इसके पहले मैंने बताया था कि पार्टनर्स व्यापार खाता बनाते हैं, इसमें व्यापार की मदें होती है। उसके बाद लाभ हानि खाता बनता है जो केवल व्यापार की मदें होती है। लेकिन जो लाभ हानि वितरण खाता बनता है, जिसे हम लाभ हानि नियोजन खाता भी कहते हैं, इसमें जितने सारे ट्रांजैक्शन आने हैं ये केवल और केवल साझेदारों से संबंधित होते हैं। इसलिए लाभ हानि खाते का जो भी लाभ आया है ये पार्टनर्स में कैसे बांटा जाए, किस पार्टनर को पैसे दिए जाएं, किस पार्टनर से लिए जाएं, इनका निर्धारण लाभ हानि वितरण खाते में किया जाता है। तो पार्टनर से संबंधित जितने भी आंकड़े हैं वो दो जगह आएंगे। पहला आएगा उनके व्यक्तिगत पूंजी खाते में और दूसरा आएगा लाभ हानि वितरण खाते में। कुछ एक मद ऐसे होंगे जो लाभ हानि वितरण खाते में नहीं आएंगे, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहला यहां पर आइटम आता है लाभ हानि वितरण खाते के समाकलन पक्ष की ओर आएगा शुद्ध लाभ। ये लाभ हानि खाते से स्थानांतरित होता है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि ये राशि कहां से आ रही है, लाभ हानि खाते से। अगर शुद्ध लाभ होगी तो लाभ हानि वितरण खाते के समाकलन पक्ष की ओर आएगा और अगर शुद्ध हानि होगी तो लाभ हानि वितरण खाते के विकलन पक्ष के रूप में आएगा। यहां पर मैंने बताया था कि व्यापार खाते का परिणाम लाभ हानि खाते में आता है और लाभ हानि खाते का परिणाम लाभ हानि नियोजन खाते में आता है। इसलिए यहाँ का जो परिणाम है वही हमें लाभ हानि नियोजन खाते के रूप में दिखाई दे रहा है, जो या तो शुद्ध लाभ होगा या तो शुद्ध हानि होगी। प्रश्न बनाते समय आपके प्रश्न में शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि दी होती है तो हमें क्या करना है, लाभ हानि वितरण खाते में उसे लिख लेना है। अभी अभी हमने जो जनरल एंट्री की उसमें जनरल एंट्री क्या थी, पूंजी पर ब्याज की राशि लाभ हानि वितरण खाते में लिखी जाती है। बच्चों इस खाते के नेचर को भी समझिए आप, ये लाभ है तो इसका अर्थ निकला कि पार्टनर से संबंधित अगर कोई राशि लेनी होगी तो इधर आएगी और अगर कोई आइटम ऐसा है जो पार्टनर्स को देने होंगे तो वो यहाँ आएंगे। तो लाभ हानि वितरण खाता कौन बना रहा है, फर्म बना रही है। तो किसी पार्टनर से लेना है तो यहाँ आएगा और किसी पार्टनर को देना है तो यहाँ आएगा। पूंजी पर ब्याज पार्टनर्स को देने हैं इसलिए वो कहां पर आएगा, पूंजी पर ब्याज खाता से के रूप में आएगा। पार्टनर ए की पूंजी पर ब्याज की राशि, पार्टनर बी पर पूंजी पर ब्याज की राशि। फिर से बता दूं ये लाभ है, इसी लाभ में से आप क्या कर रहे हैं, पूंजी पर ब्याज दे रहे हैं, इसलिए डेबिट की ओर आएगा। लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे ए की पूंजी पर ब्याज 200 रुपए है, बी पर पूंजी पर ब्याज 300 रुपए है, तो इसको हम टोटल कर लेंगे और यहाँ पर 500 रुपए की राशि लिख दी जाएगी। स्पष्ट है, जितने पार्टनर होंगे उतने पार्टनर की हम पूंजी पर ब्याज की राशि खातों में लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अगली जनरल एंट्री
नंबर तीसरी, साझेदार का आहरण। अगर साझेदार व्यवसाय से कोई नगद राशि आहरित करता है तो उसका प्रभाव क्या होगा। इसकी जनरल एंट्री होगी आहरण खाता विकलन और रोकड़ या बैंक खाता से। ये नॉर्मल एंट्री होती है। चूंकि प्रश्न में ना तो आपको आहरण खाता बनाने को कहा जाता है, न ही सामान्यतः रोकड़ खाता बनाने को कहा जाता है, इसलिए इस एंट्री का कोई भी इफेक्ट आगे नहीं पड़ेगा। किंतु जब हम इस आहरण की राशि को साझेदारों के पूंजी खाते या चालू खाते में स्थानांतरित करेंगे तो इसकी जनरल एंट्री होगी साझेदारों का पूंजी या चालू खाता विकलन और आहरण खाता से। स्टूडेंट, हमको पता है कि पार्टनर्स जो भी पूंजी लगाता है आहरण उसी से निकाली जाती है। तो आहरण खाते खुलने से क्या होता है, पूंजी की राशि कम हो जाती है। इसकी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट। फिर से बता दूं कि हमें केवल कौन से खाते बनाने हैं, साझेदारों के पूंजी या चालू खाते। तो जो आहरण की राशि है वो कहाँ जाएगी, साझेदारों के पूंजी या चालू खाते के विकलन पक्ष की ओर। यहाँ पर हमने पहले बना रखा है साझेदारों का पूंजी खाता। इस व्यवहार को हम देखते हैं। पूंजी खाते के डेबिट में आएगा आहरण खाता से। तो अगर ए ने आहरण किया है तो ए के कॉलम में, बी ने आहरण किया है तो बी के कॉलम में। फिर से बता दूं, इधर जो हम लिख रहे हैं वो पार्टनर्स ने लगाया है और इधर जो लिख रहे हैं वो पार्टनर्स एक प्रकार से निकाल रहा है या पार्टनर से हमको लेने हैं। आगे बढ़ें। आहरण पर ब्याज। तो आहरण पर ब्याज फर्म के लिए एक प्रकार की आय होती है, क्योंकि पार्टनर्स ने जो आहरण किया है उसी के एवज में फर्म क्या करती है, पार्टनर से ब्याज लेती है। तो चूंकि ये इनकम है तो एंट्री क्या हो जाएगी, साझेदारों का पूंजी या चालू खाता विकलन और आहरण पर ब्याज लेखा से। साझेदारों का पूंजी या चालू खाता विकलन क्यों किया, क्योंकि ये उनके पूंजी की राशि को क्या करता है, कम कर देता है। और आहरण पर ब्याज हमने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि फर्म के लिए एक प्रकार की आय है और अवास्तविक खाते का नियम कहता है कि आय को क्या कीजिए, क्रेडिट कीजिए। इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। फिर से बता दूं कि इसकी एंट्री कहाँ करने वाले हम, साझेदारों के पूंजी या चालू खाते के किस पक्ष में, विकलन पक्ष में। तो ये कहाँ चला जाएगा, साझेदारों के पूंजी खाते के विकलन पक्ष में आ जाएगा आहरण पर ब्याज खाता से। एक चीज और बता दूं, अगर आपके सवाल में पार्टनर्स 3 होंगे तो क्या करेंगे हम, सीधी सी बात है, जो हमने 2 पार्टनर के लिए 2 कॉलम बनाए हैं वहां पर 3 पार्टनर के लिए कितने कॉलम बन जाएंगे, 3 कॉलम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी सी, ए बी सी। बाकी जो कॉलम है वो क्या रहेंगे, आपके सेम रहेंगे। तो ये हो गया आहरण पर ब्याज की एंट्री। आगे बढ़ते हैं हम। आहरण पर ब्याज चूंकि फर्म के लिए इनकम होती है या हम इसे एक प्रकार का लाभ मान ले, तो ये कहाँ चला जाएगा, लाभ हानि नियोजन खाते में चला जाएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो आहरण पर ब्याज आपने क्रेडिट किया है इसको क्लोज करने के लिए क्या कर देंगे, हम डेबिट करेंगे। तो आपकी एंट्री हो जाएगी आहरण पर ब्याज खाता विकलन और ये कहाँ जा रहा है, लाभ हानि नियोजन या लाभ हानि वितरण खाते में। तो लाभ हानि वितरण खाता क्या हो जाएगा, से। तो आहरण पर ब्याज की राशि कहाँ आएगी, लाभ हानि खाता से, अर्थात लाभ हानि नियोजन खाते के समाकलन पक्ष की ओर आएगा आहरण पर ब्याज खाता को। फिर से बता दूं कि ए के आहरण पर ब्याज की राशि हो या बी के आहरण पर ब्याज की राशि हो, अगर प्रश्न में दी गई हो तो दोनों को हम अलग अलग लिखेंगे, जैसे 20 रुपए और 30 रुपए। किंतु यहाँ पर हम आहरण पर ब्याज की राशि कितना दर्शाएंगे, 50 रुपए। अर्थात इन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। जो काम हमने पूंजी पर ब्याज के लिए किया था ना, वही काम हम आहरण पर
ब्याज के लिए भी कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी पार्टनर्स को सैलरी, वेतन, कमीशन या पारिश्रमिक मिलना हो तो ध्यान रखें, साझेदारों का वेतन फर्म के लिए एक प्रकार का व्यय होता है और व्यय को क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं। तो साझेदारों का वेतन, कमीशन खाता हम विकलन कर देंगे और ये चूंकि पार्टनर्स को मिलने हैं इसलिए ये उनको मिलने वाली पूंजी की राशि को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो जब पूंजी लगाई जाती है तो से होती है क्रेडिट, तो जो मिलने वाला वेतन है वो भी क्या होगा, से होगा। तो इसकी एंट्री हो जाएगी साझेदारों का वेतन कमीशन खाता विकलन साझेदारों का पूंजी या चालू खाता से पार्टनर्स सैलरी कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो इसकी एंट्री कहाँ होगी, साझेदारों के पूंजी या चालू खाते के समाकलन पक्ष में। तो यहां पर आ जाएगा आपका साझेदारों का वेतन कमीशन खाता को, अगर वेतन का है तो केवल वेतन लिखेंगे, अगर कमीशन का है तो कमीशन लिखेंगे। आप ये ध्यान रखेंगे, अगर जैसे मैंने बताया कि दो पार्टनर्स हैं, अगर दोनों पार्टनर्स को सैलरी मिलती है तो उनकी सैलरी अलग अलग आएगी। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि केवल एक को वेतन मिलता है, ये उल्लेखित किया है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लो ए को सैलरी मिल रही 1000, तो यहाँ पर आ जाएगा 1000 और बी को अगर कोई सैलरी नहीं मिल रही है तो क्या करेंगे, हम बी के कॉलम को डेस कर देंगे। ठीक, अगर दोनों को सैलरी मिल रही है दोनों के कॉलम में आएगा, किसी एक पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो वो किसी एक पार्टनर के कॉलम में आएगा। इसका इफेक्ट और कहां पड़ेगा, जो साझेदारों का वेतन है या कमीशन है या पारिश्रमिक है वो लाभ हानि वितरण खाते से ही दिया जाता है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि जो पार्टनर्स के वेतन है, कमीशन है या पारिश्रमिक है, ये हम कहां ट्रांसफर करेंगे, लाभ हानि नियोजन खाते में हम ट्रांसफर करेंगे। तो इसका फर्क फिर से क्या पड़ेगा, यहां पर जो वेतन हमने डेबिट किया है ये क्लोज होने के लिए क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा और लाभ हानि नियोजन खाता क्या हो जाएगा, विकलन। तो जनरल एंट्री हो जाएगी लाभ हानि नियोजन खाता विकलन साझेदारों का वेतन या कमीशन खाता से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट। तो इसका इफेक्ट कहां पड़ेगा, इसका इफेक्ट पड़ेगा लाभ हानि नियोजन खाते के किस पक्ष में, डेबिट पक्ष में। तो ये हमने लाभ हानि वितरण या लाभ हानि नियोजन खाता बना रखा है, तो इसके डेबिट पक्ष में आ जाएगा साझेदारों का वेतन खाता से। फिर से बता दूं, अगर दोनों साझेदार का वेतन है तो अलग अलग लिखेंगे, लेकिन इसका टोटल कहाँ करेंगे, हम राशि में करेंगे। और किसी एक पार्टनर का उल्लेख है तो केवल एक पार्टनर का नाम लिखकर हम यहाँ पर राशि लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगली एंट्री, अगर किसी साझेदार के द्वारा फर्म को ऋण दिया गया है तो स्वाभाविक है फर्म को क्या प्राप्त होगा, रोकड़ की प्राप्त होगी। जब चेक होगा तो बैंक खाता बढ़ेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रोकड़ या बैंक खाता विकलन। ये रोकड़ कहां से आया, ऋण से आया, तो हम उस साझेदार के नाम से क्या खोल लेंगे, ऋण खाता खोल लेंगे। जैसे मैंने यहां लिखा साझेदार का ऋण खाता से। अगर मान लो बी ने ऋण दिया होगा, पार्टनर बी ने, तो यहां पर क्या आ जाएगा, बी का ऋण खाता से। एंट्री हो जाएगी बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो अभी तक हमने दो खाते पढ़े हैं, एक साझेदार का चालू खाता या पूंजी खाता, दूसरा हमने पढ़ा लाभ हानि वितरण खाता। इस एंट्री में हमने कौन सा खाता खोला, साझेदार का ऋण खाता से किया। इसका अर्थ निकला पार्टनर्स का ये अकाउंट भी आपको खोलना होगा। तो आप कौन सा अकाउंट खोलेंगे, साझेदार का ऋण खाता खोलेंगे। प्रारूप लाभ हानि वितरण खाते के प्रारूप जैसा ही होगा, तिथि विवरण खाता पृष्ठांक राशि, तिथि विवरण खाता पृष्ठांक राशि। अभी हमने एंट्री क्या की, रोकड़ या बैंक खाता विकलन और ऋण खाता से। तो ऋण खाते के समाकलन पक्ष की ओर आ जाएगा रोकड़ या बैंक खाता को, और जो राशि होगी वो राशि के कॉलम में हम लिख देंगे। यहां पर मैंने लिखा है साझेदार का ऋण खाता। अगर ये बी होगा तो हम क्या लिखेंगे, बी का ऋण खाता।
आगे बढ़ेंगे। अगर साझेदार ने ऋण दिया है तो स्वाभाविक है उसे ऐसे ऋण पर ब्याज भी प्राप्त होगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी? ऋण पर ब्याज खाता विकलन। ऋण पर ब्याज खाता विकलन हमने क्यों किया? क्योंकि साझेदार ने जो ऋण दिया है इसके एवज में फर्म उसको ब्याज देगी, तो फर्म के लिए एक प्रकार का क्या हुआ? ये व्यय हुआ, और व्यय को क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे। तो ऋण पर ब्याज खाता विकलन हो जाएगा, और ऐसे ब्याज के होने से साझेदार का ऋण क्या हो जाएगा? स्वाभाविक है बढ़ जाएगा। जैसे उसने ऋण कितने का दिया? 20,000 का दिया, और ब्याज कितना हो रहा है? 2,000। तो हमें उसे वापस कितने करने पड़ेंगे? 20,000 और 2,000 अर्थात 22,000। तो 22,000 कब होगा? जब ये ऋण खाता 20,000 है, 2,000 से और क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो एंट्री समझ में आई? ऋण पर ब्याज खाता विकलन साझेदार का ऋण खाता से। फिर से ऋण खाता से हुआ, इसका अर्थ क्या निकलेगा? अब इसकी एंट्री हो गई इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो इसकी राशि फिर से कहाँ जाएगी? साझेदार के ऋण खाते के समाकलन की ओर, ऋण पर ब्याज खाता को के रूप में। तो ऋण पर ब्याज कितना है? ये कभी कभी आपके सवाल में दिया होता है, कभी कभी यहाँ पर परसेंट दिया होता है, और कभी कभी नहीं दिया होता। तो जब नहीं दिया होगा तो साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाला नियम मतलब 6% आपको काउंट करना पड़ेगा। तो ये हुआ ऋण पर ब्याज की राशि। ऋण पर ब्याज की राशि फर्म के लिए क्या होती है बताया था मैंने, एक प्रकार की व्यय या हानि होती है। तो स्वाभाविक है ये किसको प्रभावित करेगा? आपके लाभ हानि नियोजन खाते को प्रभावित करेगा, क्योंकि उस ऋण पर ब्याज की राशि की पूर्ति किससे करोगे? आप लाभ हानि वितरण खाते से करोगे। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? लाभ हानि नियोजन खाता विकलन, और यहां पर आपने जो ऋण पर ब्याज खाता क्या किया था? डेबिट किया था। ये बंद होने के लिए यहां पर क्या हो जाएगा? ऋण पर ब्याज खाता क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। तो ये कहां चला जाएगा? लाभ हानि वितरण खाते के विकलन पक्ष में आ जाएगा, साझेदार के ऋण पर ब्याज खाता से। स्पष्ट है? आगे हम बढ़ते हैं। अगली एंट्री है, पूरी एंट्री होने के बाद लाभ हानि वितरण खाते से दो परिणाम निकल सकते हैं। पहला लाभ होगा, दूसरी हानि होगी। तो फर्म के लाभ होने पर हम क्या करेंगे? पार्टनर्स जितने होंगे उन पार्टनर्स को दिए गए शर्त के हिसाब से या स्थिति के हिसाब से हम क्या करेंगे? बांटेंगे। तो बांटेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? लाभ हानि नियोजन खाता विकलन और साझेदारों के पूंजी या चालू खाता से होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट आर कैपिटल अकाउंट। फिर से आपको मैं ले आता हूं लाभ हानि नियोजन खाते में। यहां पर ध्यान देंगे, ये प्रॉफिट हम निकाल कैसे रहे? कल्पना करो कि ये जो मैंने शुद्ध लाभ लिखा है ये मान लो रहा होगा 2 लाख रुपए का, और आहरण पर ब्याज की राशि है मान लो 50,000। ये मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूं, है ना भाई? तो आपके पास पहले का फायदा था 2 लाख, और आहरण पर ब्याज मिला कितना? 50,000। तो कुल राशि कितनी हो गई? 2,50,000। ये मैं केवल समझाने के लिए यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ। एक्चुअल में ये कैलकुलेशन कहाँ करना है? आपको इस खाते के बाहर रफ में करना है। अब डेबिट में मैंने कहा तो याद रखेंगे या तो शुद्ध लाभ होगा या तो शुद्ध हानि होगी। शुद्ध लाभ है तो शुद्ध हानि यहाँ पर नहीं होगी। पूंजी पर ब्याज कितना आया? मान लो 20,000। साझेदारों का वेतन कितना आया? 30,000। और ऋण पर ब्याज कितना आया? 10,000। तो ये खाते कैसे बनाने हैं आपको? यहाँ पे हमने क्रेडिट किया तो समझ में आया कि हमारे पास लाभ के रूप में 2.5 लाख रुपए था, 2,50,000। इसमें से कितनी की राशि खर्च हो रही है? 20,000 पूंजी पर ब्याज की, 30,000 वेतन की, और 10,000 ऋण पर ब्याज की। तो क्या 2 लाख में से इन राशि के व्यय करने के बाद भी कुछ बचता है क्या? ये निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम इधर का जो आपने योग किया
इसमें इधर के योग को हम माइनस कर देंगे, तो हो कितना रहा है 20 और 30, 50 और 10, 60। इधर कितना है 2,50,000। तो क्या होगा, फायदा कि नुकसान? फायदा होगा, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट कितना था 2.5 लाख, उसमें से आपने दिया कितना 60,000। तो उस स्थिति में आपके पास प्रॉफिट कितना बचेगा 2,50,000, उसमें से हम माइनस कर देंगे 60,000, तो आपके पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा 1,90,000। तो आप क्या करेंगे, इसी 1,90,000 को किस में बांटेंगे, ए और बी में। स्टूडेंट, स्पष्ट है कि अगर क्रेडिट पक्ष का योग डेबिट पक्ष के योग से अधिक हुआ तो लाभ होगा, और मान लो डेबिट पक्ष का योग क्रेडिट पक्ष के योग से अधिक हो गया तो क्या होगा, नुकसान होगा। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर जो भी आइटम आएगा वो फर्म के लिए क्या होगा, लाभ होगा, और यहाँ पर जो भी आइटम आएगा वो फर्म के लिए या तो व्यय होगा या तो हानि होगी। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर प्रॉफिट होता है, जैसे मैंने समझाया प्रॉफिट कितने का हुआ था 90,000 का, ये 90,000 क्या होगा, पार्टनर ए और पार्टनर बी में बटेगा। तो इसकी एंट्री कहाँ होगी, इसकी एंट्री हो जाएगी साझेदारों के पूंजी या चालू खाता से। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, ए का पूंजी खाता से, बी का पूंजी खाता से, और यहाँ पर मान लो वो 90,000 रुपए की राशि जो मैंने निकाली थी, ये मान लो 50-50% बढ़ती, आधा आधा बढ़ता, तो मान के चलिए कि एक पार्टनर को कितना मिलता 45,000। तो यहाँ पर आ जाएगा पार्टनर ए का पूंजी खाता से 45,000, पार्टनर बी का पूंजी खाता से 45,000, और यहाँ हम टोटल कितना कर देंगे 90,000। स्पष्ट है? ऐसा करने के बाद आपका ये खाता क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सॉरी मैंने गलत जगह टोटल कर दिया, ये टोटल यहाँ होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में टोटल कर देंगे। तो टोटल यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2,50,000, और यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 2,50,000। स्पष्ट है? इसे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और डिटेल से समझेंगे। स्पष्ट है? प्रॉफिट कब होगा, जब ये पक्ष क्या होगा, अधिक होगा। मान लो, अब ध्यान देंगे, जो साझेदारों का पूंजी खाता है इसमें जो प्रॉफिट गया हुआ है, तो स्वाभाविक है इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा, साझेदारों के चालू खाते या पूंजी खाते में। और मैंने बताया था कि इस पक्ष में जो भी राशि आती है वो पार्टनर्स की पूंजी को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। तो यहाँ पर लाभ हानि वितरण खाते में जो भी लाभ बांटी गई है वो यहाँ पर लाभ हानि नियोजन खाते के रूप में दोनों पार्टनर्स के कॉलम में आ जाएंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा 45,000, और बी के कॉलम में भी आ जाएगा 45,000। ये कब की बात है, जब हमको फर्म से क्या हुआ है, लाभ हानि नियोजन से क्या हुआ है, प्रॉफिट। मान लो प्रॉफिट के बदले फर्म में क्या होता है, नुकसान। तो जिस प्रकार हम लाभ को बांटते हैं उसी प्रकार हम हानि को भी बांटेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, जो प्रॉफिट की जनरल एंट्री हुई है इसकी ठीक उल्टी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, लॉस की। तो जनरल एंट्री क्या होगी, साझेदारों का पूंजी या चालू खाता विकलन और लाभ हानि नियोजन खाता से। तो इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, इसका इफेक्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी पड़ेगा और लाभ हानि नियोजन खाते में भी पड़ेगा। तो यहां पर अभी हमने क्या देखा था, यहां पर हमने डिवाइड किया था प्रॉफिट कैसे निकाला था, इधर के पक्ष में से इधर के पक्ष को घटाकर निकाला था। हानि कब होगी, जब ये पक्ष अधिक हो। जैसे मान लो इधर का टोटल कितना आ रहा है 2 लाख, और इधर का जो टोटल है वो आ रहा है मान लो 70,000। तो इसका अर्थ क्या निकला कि हमारे पास प्रॉफिट केवल 70,000 है, जबकि हमने खर्च कितने कर दिए 2 लाख। तो स्वाभाविक है नुकसान कितने का होगा, 1,30,000 का। ये 1,30,000 क्या होगा, पार्टनर ए और पार्टनर बी में बटेगा। तो जिस प्रकार यहां हमने प्रॉफिट बांटा है उसी प्रकार लाभ हानि वितरण खाते के समाकलन में हम हानि बांटेंगे। लिखने का तरीका वही होगा, ए का पूंजी खाता को, बी का पूंजी खाता को और 1,30,000 को हम बांट देंगे। मान लो इसको हम आधा आधा बांटते
तो प्रत्येक पार्टनर्स के अकाउंट में कितने आते, 65,000 और 65,000। तो लिखने का तरीका क्या होता, ए का पूंजी खाता को 65,000, बी का पूंजी खाता को 65,000, टोटल 1,30,000, और लास्ट में क्या करते हैं हम, दोनों पक्षों का योग करते हैं, जो कितना हो जाएगा, क्रेडिट का 2 लाख, सॉरी डेबिट का 2 लाख और क्रेडिट का 2 लाख। इस प्रकार आपका लाभ हानि वितरण खाता समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार पूंजी खाते की बात करें तो पूंजी खाते में यहां पर लाभ आया था और यहां पर क्या आएगी, लॉस की राशि। अगर नुकसान हुआ है तो लाभ हानि वितरण खाता से लिखेंगे ए की हानि ए के कॉलम में, बी की हानि बी के कॉलम में। इस प्रकार ये आपका पूरा हुआ साझेदारों का पूंजी खाता। इसमें मैंने कंप्लीट ट्रांजैक्शन बताए हैं। कोई जरूरी नहीं कि आपके सवाल में पूंजी खाता हो या वेतन हो या आहरण पर ब्याज हो। अगर पूंजी पर ब्याज का उल्लेख है तो इस खाते में आएगा, अगर उल्लेख नहीं है तो हम उन मदों को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और जो मद आपके प्रश्न में पूछे गए हैं उन्हीं मदों को लिखते हुए हम पूंजी खाता या चालू खाता बनाएंगे। यह आपने पूंजी खाता बना दिया है। चूंकि फर्म भविष्य में भी जारी रहेगी, इसलिए अब हमारा काम क्या हो जाता है, पूंजी खाते का शेष निकालना। तो शेष निकालने का काम हम ठीक वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम योग करेंगे। योग करते समय सावधानी रखना है कि ए की राशि जो क्रेडिट में लिखी गई है इसको हम ए की डेबिट राशि से ही माइनस करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का योग कर लेंगे। जैसे यहाँ पर ए में ये मैंने जितने सारे आंकड़े लिखे हैं इसका मैंने योग कर लिया, रफ में 7 लाख आया, और इधर मैंने 3 आइटम लिखे हैं इसका मैंने योग किया, ये आ गया आपका 3 लाख। तो स्पष्ट स्टूडेंट 7 लाख रुपए ज़्यादा है, 3 लाख है, तो 7 लाख में 3 लाख को माइनस करेंगे तो शेष आपका क्या निकलेगा, क्रेडिट शेष निकलेगा, मतलब ये ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शेष आगे ले गए। तो अगर मैं इस आंकड़े की बात करूं, इधर का टोटल 7 लाख, इधर का टोटल 3 लाख, तो अंतर कितने का आ जाएगा, 4 लाख। यहाँ पर आ जाएगा 4 लाख रुपए। ऐसा करने के बाद क्या क्या करेंगे, हम यहाँ पर नीचे पे टोटल कर देंगे। ध्यान रखेंगे ए और बी दोनों के पूंजी खाते का टोटल एक सीधी रेखा में होगा। यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा, 7 लाख, और यहाँ पर भी आपका टोटल ऐसे ही आएगा 7 लाख रुपए। जो काम हमने ए के लिए किया वही काम हम किसके लिए करेंगे, बी के लिए। बी के हम क्या करेंगे, पूंजी खाते का के क्रेडिट का हम टोटल कर लेंगे और डेबिट से घटाएंगे। अगर क्रेडिट की राशि अधिक रही तो शेष कहाँ आएगा, डेबिट की ओर आएगा। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का डेबिट अधिक हो जाता है। मान लो ये डेबिट हो गया, इसकी राशि मान लो आ गई आपकी 4 लाख योग, किसकी, पार्टनर ए की, और यहां पर क्रेडिट का योग आ गया 2,50,000। तो इसका अर्थ क्या निकला, पार्टनर को देना है 2.5 लाख, लेकिन पार्टनर से लेने हैं अलग अलग मदों में 4 लाख। तो यहां पर शेष पूंजी खाते का कौन सा आएगा, डेबिट, क्योंकि डेबिट पक्ष का योग अधिक है। तो क्या करेंगे, हम डेबिट का 4 लाख टोटल उठाएंगे, उसको हम 2.5 लाख से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो शेष कितना आएगा, 1,50,000। 1,50,000 कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, आप टोटल करेंगे। स्टूडेंट समझ चुके हैं, अगर डेबिट अधिक हुआ तो शेष डेबिट क्रेडिट की ओर आएगा, और अगर क्रेडिट अधिक हुआ तो शेष कहाँ आएगा, डेबिट की ओर आएगा। ये करने के बाद क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का टोटल कर देंगे, और ये आपका पूंजी खाता कंप्लीट हुआ। आगे के वीडियो में हम देखेंगे पार्टनरशिप के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जिसमें सरल से कठिन सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। साथ ही कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग, अर्थात पूंजी पर ब्याज
और आहरण पर ब्याज की गणना कैसे की जाती है अलग अलग प्रकार के सवालों में, इसको समझने का प्रयास करेंगे। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अर्थात पूंजी का समायोजन कैसे किया जाता है, इनके सवालों को लेकर हम आपके पास आएंगे। तब तक आप इस वीडियो में दिए गए टॉपिक का अध्ययन करें और अगर कोई आपको इसमें सजेस्ट या कमेंट्स करने वाली बात है तो मुझे अवश्य बताएं ताकि अगले वीडियो में इसे मैं सुधारने का प्रयास करूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।